हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रविंद्र जौहरी। आज इस नए सेशन में आपके लिए एक नया टॉपिक, इमरजेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। 1991 पॉलिसी जो न्यू रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारी कंट्री में हुए थे, उसका हमारी बिजनेस पर और इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट हुए, 1991 रिफॉर्म में क्या क्या किया गया, क्या चेंजेस आए, हमारी इकोनॉमी में इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, इसकी क्या नीड्स थी, हम क्यों चेंजेस किए गए, इसके ऊपर बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है। एक्चुअल में 1989 और 90 में हमारी इंडियन इकोनॉमिक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। उस समय बहुत ही मेजर क्राइसिस क्रिएट हुए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे इन आवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड्स में क्राइसिस थे उस समय, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमिक्स पे पड़ा था। और इंडियन इकोनॉमी पे जब उसका इफेक्ट पड़ा तो हमारे यहाँ की जो उस समय की न्यू गवर्नमेंट्स थी, उसने इकोनॉमी को पूरा ओवरऑल चेंज करने का एक मन बनाया और एक नई पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के नाम से जानी गई, जो हमारी इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री के सामने प्रस्तुत की गई। 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे मेजर रिफॉर्म ये किए गए कि उस समय हमारी इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत स्लो हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट बहुत स्लो था, मैक्सिमम इंडस्ट्रियां गवर्नमेंट सेक्टर के कंट्रोल में थी और वे सब पब्लिक सेक्टर कंपनियां या तो लॉस में चल रही थी या उनका किसी प्रकार का कोई बेटर प्रोडक्टिविटी नहीं थी उनकी। कहीं ना कहीं कई प्रकार के लॉसेस क्रिएट हो रहे थे। फाइनेंशियल सेक्टर एक तरीके से पूरा लूज था। फाइनेंस सेक्टर में किसी प्रकार का कोई नया इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, कोई नया चेंजेस नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही थी, इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगभग नहीं के बराबर था। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, हमारी जो नेशनल इनकम थी वो बहुत लो थी, पर कैपिटा इनकम लो थी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड लो था। ये सब रीज़न थे जिसके कारण न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट थी। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो रिक्वायरमेंट और भी रीज़न थे। सबसे पहले हमको इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन्स को डेवलप करना था, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड डेवलप करना, डिमांड को क्रिएट करना, रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, जो टेक्नोलॉजी थी उसमें बहुत फास्ट चेंजिंग लाना और नेसेसिटी फॉर चेंज। हमारे यहाँ जो ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस था वो बहुत स्लो था। ऑल इंडस्ट्रीज जो थी पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में थी, गवर्नमेंट कंट्रोल में थी। सो मेनी टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस थे जिनके कारण इंडस्ट्रियाँ डेवलप नहीं हो पा रही थी, ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। ये सब चीज़ें थी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी। ह्यूमन रिसोर्स में मतलब हमको ऐसे लेबर फोर्स, ऐसे एम्प्लॉयज़, ऐसे मैनेजर्स चाहिए थे जो हमारी इंडस्ट्री को डेवलप कर सके, उसको बेटर टू बेटर प्रोग्रेस कर सके, ग्रोथ कर सके, हमारी नेशनल इनकम डेवलप हो सके, नेशनल इनकम ग्रोथ रेट बढ़ सके। इस सब के लिए हमको न्यू पॉलिसी की रिक्वायरमेंट थी। और ये सब न्यू पॉलिसी जब हमारे सामने आई तो उसमें 3 मेजर रिफॉर्म हुए। सबसे पहला जो रिफॉर्म था वो था लिबरलाइजेशन, सेकंड रिफॉर्म था प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड था ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों इम्पैक्ट सबसे पहले 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म के पार्ट के रूप में सामने आए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन का मतलब ही होता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। एक्चुअल में 1991 के पहले सारे इंडस्ट्रियाँ और बिजनेस जो थे वो गवर्नमेंट कंट्रोल में थे। अब गवर्नमेंट कंट्रोल में होने के कारण इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पॉसिबल नहीं था। जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियाँ थी वो ग्रो नहीं कर पा रही थी, वो अपने आप को एक्सपांस नहीं कर पा रही थी, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनको गवर्नमेंट इंडस्ट्रियों पे डिपेंडेंट रहना था या गवर्नमेंट्स पॉलिसी पे डिपेंडेंट थे। और गवर्नमेंट पॉलिसी जो थी वो पूरी की पूरी पब्लिक सेक्टर को डेवलप करने के ऊपर थी। लेकिन उसके बाद भी पब्लिक सेक्टर उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर्स में हम जानते हैं कि उतना ज़्यादा सिंसियरली वर्क नहीं हो पा रहा था जितना रिक्वायरमेंट थी। इसलिए हमको लिबरलाइजेशंस को
फॉलोअप करते हुए गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में ऐसे सोर्सेज डेवलप किए जिससे कि लिबरलाइजेशन में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ग्रोथ का मौका मिले, जो अदर सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड नहीं है उनको भी ग्रोथ का मौका मिले, प्रोडक्टिविटी बढ़े। और इसमें कई सारे इम्पैक्ट आए, जैसे सबसे पहले लाइसेंसिंग जो सिस्टम था उसको लिबरल किया गया। सबसे पहला था अबोलाइजिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री शॉर्ट लिस्ट। सबसे ज़्यादा 6 इंडस्ट्रियाँ, एटलीस्ट मिनिमम 6 इंडस्ट्रियाँ केवल रखी गई जिनको लाइसेंस लेना अनिवार्य था, बाकी सारी इंडस्ट्रियों को फ्री कर दिया गया। मतलब अब कोई भी इंडस्ट्री को लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो एक मिनिमम प्रोसीजर के थ्रू अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते थे। और ऐसे सारे सेक्टर जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे अब वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हो गए थे। कोई भी प्राइवेट सेक्टर्स का इंडस्ट्रियलाइजर्स या बिजनेसमैन उस इंडस्ट्री को डेवलप कर सकता है जो पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। तो सबसे पहले लाइसेंसिंग प्रोसेस को समाप्त किया जाए, लाइसेंसिंग की जो प्रॉब्लम थी उसको रिमूव किया गया। दूसरा, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपांशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस। जो भी बिजनेस अपना एक्सपांस करना चाहता है या उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, किसी को अपना बिजनेस छोटा करना है, किसी को एक्सपांस करना है, बढ़ाना है, तो किसी भी प्रकार से बिजनेस को डेवलप करने में गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्शन थे उनको लिबरल किया गया, जिसके कारण कोई भी अपनी इंडस्ट्री को, अपने बिजनेस को आसानी से एक्सपांस कर सकता था, उसको प्रमोट कर सकता था, ग्रोथ कर सकता था और उसमें कई सारे जो भी वो टेक्नोलॉजिकल और अदर बेनिफिट्स लेना चाहता था वो ले सकता था। इसके बाद अगला पॉइंट आया फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात हम करें, गुड्स एंड सर्विस की बात करें, तो अब उसके लिए कोई एरिया डिसाइडेड नहीं था। इन ऑल ओवर इंडिया, इन ऑल ओवर कंट्री एंड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ कंट्री, कहीं भी आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को दे सकते थे, भेज सकते थे और गुड्स एंड सर्विसेज को ले सकते थे। इसका मतलब प्रोडक्ट जो गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हो रही थी उसके लिए एक बड़ा मार्केट डेवलप कर दिया गया। अब उनके एरिए जो थे वो लार्ज स्केल पर डेवलप कर दिए गए। इन ऑल ओवर कंट्री एंड ऑल ओवर कंट्री एंड आउटसाइड, कहीं भी आप गुड्स एंड सर्विस का मूवमेंट कर सकते थे, कहीं भी प्रोडक्शन कर सकते थे, कहीं भी सेल कर सकते थे। मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स को ईजी कर दिया गया। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करना आसान हो गया था। गवर्नमेंट ने ऐसी कई सारे चेंजेस किए अपनी पॉलिसी में, जिससे जो एक्सपोर्ट्स करने पर, इंपोर्ट करने पर कई प्रकार के टैक्स लगते थे, टैक्स रेट हाई थे, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सो मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे जो बहुत हाई रेट थे। फिर कई ऐसे प्रोसीजर थी जिसके कारण इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना इजी नहीं था। गवर्नमेंट ने वो सारी पॉलिसी को लिबरल किया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इजी कर दिया, जिससे इजीली हम हमारे गुड्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और जो रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन के लिए जो अदर इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, टेक्नोलॉजी लग रही है, वो सब हम इम्पोर्ट्स भी कर सकते हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन करके उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई अगर एक्सेस प्रोडक्शन होता था तो उसको पहले एक्सपोर्ट करना इतना डिफ़िकल्ट था, उसकी प्रोसेस को फॉलोअप करना हर इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन इन्होंने 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ उसमें ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी इनको रिमूव कर दिया गया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया। इसके बाद आया प्रोडक्शन ऑफ टैक्स रेट्स, रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट। रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट मतलब टैक्स रेट को रिड्यूस किया गया। पहले टैक्स रेट हमारे यहाँ बहुत हाई थे, तो धीरे धीरे जो हमारे डायरेक्ट टैक्स थे, इनडायरेक्ट टैक्स थे एंड अदर ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, उस समय सेल टैक्स था, उसके बाद वेट लगता था, ये सब, अभी तो जीएसटी आ गया है नया, तो ये सारे टैक्स रेट उसी समय से रिड्यूस होना शुरू हुआ। अभी धीरे धीरे बहुत रिड्यूस हो गए। पहले बहुत टैक्स रेट बहुत हाई थे, टैक्स प्रोसीजर बहुत क्रिटिकल थी, किसी भी व्यक्ति के लिए टैक्स प्रोसीजर को फॉलोअप करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता था। कोई भी व्यक्ति आसानी से टैक्स पे नहीं कर सकता था, उसको कागजी कार्रवाइयाँ बहुत करना पड़ती थी। पर ये जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए इसमें टैक्स पॉलिसी को बहुत ही लिबरल बनाया गया, इजी कर दिया गया और चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, उस टैक्स का कैलकुलेशन करना, उस टैक्स को पे करना, उसका टैक्स रेट, ये सब इजी किए गए। टैक्स रेट रिड्यूस भी किए गए,
जिसके कारण कॉरपोरेट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ कर सके। साथ ही साथ लिबरलाइजेशन में और भी बहुत सारे रिफॉर्म हुए। 1990 इकोनॉमिक पॉलिसी में एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुआ। सबसे बड़ा बेनिफिट एग्रीकल्चर को मिला कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी फैसिलिटियाँ प्रोवाइड की गई। जो हमारे फार्मर्स थे उसको बहुत सारी फैसिलिटियाँ प्रोवाइड की गई, जिसके कारण वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ग्रोथ कर सकें। गोडाउन सिस्टम डेवलप किए गए, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए ईजी किया गया, एग्रीकल्चर्स के लिए फाइनेंशियल सेक्टर को ओपन किया गया, मिनिमम रेट या जीरो बेस इंटरेस्ट रेट पर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किए गए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चर कॉलेजेस खोले गए, एग्रीकल्चर्स के लिए जो रिसर्च सेंटर बनाए गए जिससे नई नई क्रॉप्स को डेवलप किया जा सके, न्यू टाइप्स ऑफ सीड्स डेवलप किए जा सकें, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे फोकस किया गया। फाइनेंशियल रिफॉर्म पे फोकस किया गया। फाइनेंशियल रिफॉर्म का मतलब था कि बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट किया गया। ऐसे बहुत सारे पहले हमारे यहाँ प्लेसेस थे जहाँ बैंक थे ही नहीं, केवल अपने अर्बन एरियाज़ में ही बैंक होते थे, रूरल एरियाज़ में तो बैंक होते ही नहीं थे। पर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में रूरल एंड अर्बन दोनों साइड्स बैंकों को एक्सपांस किया गया, बैंकों को हर जगह इस्टेब्लिश किया गया। और आज आप देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब हर जगह बैंक, जहाँ एक बैंक होता था उस शहरों में 10-15 बैंक के 20-20 बैंक के काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में सो मेनी टाइप्स ऑफ लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये सब 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म का ही इम्पैक्ट धीरे धीरे आ रहा है कि हमने ऐसे रिफॉर्म किए कि हर इंडस्ट्री सेक्टर को इजीली फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए हमने बैंकिंग सेक्टर्स को प्रमोट किया। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में रिफॉर्म किए गए। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का डेवलपमेंट किया गया, उसका रिफॉर्म किया गया, सेबी आया। उसके बाद फॉरेन करेंसी में फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस लाए गए, फॉरेन करेंसी के कलेक्शंस में चेंजेस लाए गए, रेट ऑफ फाइनेंस करेंसी के डिसाइड करने की प्रोसीजर बदली गई। और भी हमारे यहाँ बहुत सारे चेंजेस हुए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा चेंजेस हुआ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियों को डेवलप किया गया। रूरल एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियाँ डेवलप करने पर काम किया गया। ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ जो कुछ लोग मिलकर आपस में मिनिमम कैपिटल पे डाल सकते हैं, तो रूरल एरिया में उनको प्लेस प्रोवाइड करना, लो रेट पे उनको वहाँ पे फैसिलिटियाँ प्रोवाइड करना, ये सब लिबरलाइजेशन का पार्ट था। इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया, हमारे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को डेवलप किया गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ाने पे फोकस किया गया, लोकल इंडस्ट्रियों को डेवलप करने पर काम किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियों को डेवलप करने पर फोकस किया गया। इस तरीके से एजुकेशन पे भी काम किया गया। सो मेनी टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को डेवलप किया गया, मेडिकल कॉलेजेस को डेवलप किया गया, जिससे हमारे सर्विस सेक्टर भी तेज़ी से बढ़े। सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सो मेनी टाइप्स ऑफ हाई लेवल ITI कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, इनका भी डेवलपमेंट किया गया। इसकी हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था उस पर फोकस किया गया। रूरल रोड प्लानिंग की गई, ग्रामीण सड़क योजनाएं जिसको हम बोलते हैं, गांव गांव तक, रूरल एरिया तक रोड्स बना दिए गए, सड़कों से गाँव को जोड़ा गया, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया। कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होने से तेज़ी से इंडस्ट्री और बिजनेस ने ग्रोथ किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई और इसके बहुत सारे इम्पेक्ट आए। तो ये सब लिबरलाइजेशन के थ्रू ही पॉसिबल हुआ। साथ ही साथ इसका सेकंड इम्पेक्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था कि सारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। इंडस्ट्रियल सेक्टर, गुड्स की प्राइस डिसाइड करना हो, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस डिसाइड करना हो तो गवर्नमेंट सेक्टर डिसाइड करता था। लेकिन लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट ये हुआ कि अब गुड्स की प्राइस डिसाइड करने के राइट्स प्राइवेट सेक्टर को दिए गए, इस टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोडक्शन करने के राइट्स प्राइवेट सेक्टर को दिए गए। अब प्राइवेट सेक्टर विदाउट किसी हेजिटेशन के, विदाउट किसी प्रॉब्लम्स के वो आसानी से अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर में फॉरेन करेंसी को इनवाइट किया गया। FDI वर्ड सुना होगा आपने, फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपने वर्ड सुना होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, तो फॉरेन से जो लोग, वहाँ की छोटी छोटी बड़ी इंडस्ट्रियाँ जो भी हैं,
वे इंडिया में किसी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट होना चाहते हैं, वो इंडियन इंडस्ट्री के साथ मर्ज होना चाहते हैं, या किसी इंडस्ट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो एफडीआई को भी प्रमोट किया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया गया कि फॉरेन से हमको करेंसी मिले, लोग यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़े, गुड्स प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियों का एक्सपांसन होगा। और इस तरीके से ऐसी सारी इंडस्ट्रियाँ जो पहले गवर्नमेंट चला रही थी, वे गवर्नमेंट्स ने अपनी इंडस्ट्रियों को डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। वे सारी इंडस्ट्रियाँ या तो प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट कर दी गई, प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई, या उन इंडस्ट्रियों में प्राइवेट सेक्टर को पार्टनर बना लिया गया और धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया। आज आप देख सकते हो उसके बहुत मेजर इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आप प्राइवेट सेक्टर को देख रहे हैं, कम्युनिकेशन में आप प्राइवेट सेक्टर को देख रहे हैं, मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी में आप प्राइवेट सेक्टर को देख रहे हैं, एजुकेशन में आप प्राइवेट सेक्टर्स को देख रहे हैं, एग्रीकल्चर में आप प्राइवेट सेक्टर्स को देख रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर ने हर जगह अपना एक स्थान बना लिया, अपनी एक जगह बनाई है। प्राइवेट सेक्टर्स को जब प्रमोट किया गया, उसको जब प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया गया कि वो फ्रीडम वर्क कर सकें, तो तेजी से ग्रोथ हुआ। इकोनॉमिक रिफॉर्म का इम्पैक्ट ये हुआ कि हमको धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट से। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों हमारा कई गुना बढ़ गया है उसके कारण। प्राइवेट सेक्टर्स आउटसाइड कंट्रियों के साथ कोलैबोरेट होकर काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ा, रॉ मटेरियल का इंपोर्ट बढ़ा, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। यहाँ कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। द गवर्नमेंट रीडिफाइन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर्स के रोल को रीडिफाइन किया। रीडिफाइन मीन्स कि गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर पहले गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे थे, गवर्नमेंट ने कहा नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया। कई पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर अब कोलैबोरेटिव वर्क कर रहे हैं, ज्वाइंटली कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। अब दोनों के पास मैनेजरियल एबिलिटी का बेनिफिट्स मिल रहा है, दोनों की कैपिटल का बेनिफिट्स मिल रहा है। इस तरीके से गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर मिलकर, पब्लिक एंड गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर अब काम कर रहे हैं। और ये जो बेनिफिट्स है, इसके कारण जो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी है, जो हमारी नेशनल इनकम है, वो भी कई गुना बढ़ी है। हमारे पास फॉरेन करेंसी का जो स्टॉक है वो भी कई गुना बढ़ा है, स्टोर ऑफ फॉरेन करेंसी भी कई गुना हमारे यहाँ मल्टीपल में बढ़ चुका है। पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट शुरू किया गया। पब्लिक सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया, या ऐसी इंडस्ट्रियां जो लॉस में चल रही थी वे सभी इंडस्ट्रियों को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया गया। और जिसके कारण दो बेनिफिट हुए। एक तो गवर्नमेंट को बल्क में कैपिटल मिल गई फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट के पास एक बड़ा अमाउंट आ गया जिससे वो सोशल वेलफेयर पे खर्च कर सकें। और दूसरा, जो लॉस में इंडस्ट्रियाँ चल रही थी वे प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद धीरे धीरे बेनिफिट्स में आ गई हैं, तो जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, प्रोडक्शन भी बढ़ा। और इसके इम्पैक्ट ये हुए कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ गई, गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिलेगा तो उसकी रेवेन्यू भी बढ़ने लगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। तो गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्री को डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। एंड रीडिफाइन ऑफ द सिक एंटरप्राइज टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिफाइनिंग ऑफ सिक एंटरप्राइज टू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिकॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी इंडस्ट्रियां जो बीमार उद्योग थे, सिक इंडस्ट्रियां, जिनको हम बीमार उद्योग के नाम से बोलते हैं, बीमार उद्योग जो लॉस में चल रही है, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट्स या प्रॉफिट गवर्नमेंट को नहीं हो रहा था, ऐसी इंडस्ट्रियों को या तो वाइंड अप कर दिया गया या फिर उनको उनकी जो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री और फाइनेंशियल रिकॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उनको रिफॉर्म किया गया। उनका बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज जो थी उसको चेंज किया गया, उनमें जो भी मैनेजरियल एबिलिटी वाले लोग थे उनको इन्वॉल्व करके उनको उसको ट्रांसफ़र किया गया, जिससे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ग्रोथ कर सकें, उसका डेवलपमेंट कर सकें। फाइनेंशियल रिकॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उनको प्रमोट किया गया कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सके, उनको कैपिटल, उनकी जो रिक्वायरमेंट कैपिटल होती है वो उनको मिल सके और वो अपने बिजनेस को मेंटेन कर सके, और जिस तरीके से वो लॉस में चल रहे थे वो उस लॉस को रिकवर कर सके। ये इसका एक बेनिफिट्स इनको मिला।
और भी ऐसे कई बेनिफिट्स 1991 रिफॉर्म इकोनॉमिक पॉलिसी के मिले। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे इसके इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, सोशल बेनिफिट मिले, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल, जो हमने डायमेंशन पर है, ये सब 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू इन सब का प्रोग्रेस हुआ, ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ। और ये मैंने आपको 2 पार्ट बताए, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। और इसके बाद अगला आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, 3 बातें इसमें हुई। वैसे ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मीनिंग जो है, ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मीनिंग ये है कि इन एट प्रेजेंट इन ऑल ओवर वर्ल्ड इज सिंगल वन कंट्री, पूरा वर्ल्ड अब एक सिंगल कंट्री के रूप में काम कर रहा है। एट प्रेजेंट इंडिविजुअली कोई भी कंट्री, इंडिविजुअली एट प्रेजेंट कोई भी कंट्री अपने आप में डिपेंडेंट नहीं है। अब हर कंट्री किसी न किसी को कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रहा है। अब हर कंट्री के किसी न किसी कंट्री के साथ पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एंड ट्रेड रिलेशंस है। किसी भी कंट्री के साथ अब हम केवल सोशल रिलेशन से नहीं चल सकते, ट्रेड पॉलिसी के थ्रू अब ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम हो रहा है। हम किसी भी कंट्री के ऊपर अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। जिस भी कंट्री को अगर किसी प्रकार की गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो जिससे चाहे उससे परचेस कर सकती है, और जिस कंट्री के पास एक्सेस प्रोडक्शन होता है वो जिस कंट्री को चाहे उसको एक्सपोर्ट कर सकती है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड एक ग्लोबलाइज वर्क कर रहा है, एक सिंगल वे में काम कर रहा है, एक सिंगल रोड पर काम कर रहा है, एक सिंगल पॉलिसी पर काम कर रहा है, इसलिए इसको ग्लोबलाइजेशंस कहा गया है। अब ग्लोबलाइजेशंस में जैसे कहा कि इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, अब गवर्नमेंट ने एक ग्लोबल पॉलिसी में भी रिफॉर्म किया। अगर मान लीजिए हमको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसा प्रोडक्शन है जो यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, गवर्नमेंट ने उसके लिए इंपोर्ट करने के लिए ओपन डोर कर दी। आप किसी भी कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं रॉ मटेरियल भी, और जो ऐसा गुड्स जो हम यहाँ प्रोडक्शन नहीं कर सकते वो गुड्स भी हम, या सर्विसेज जो यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो सकती वो आउटसाइड से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी भी रिफॉर्म की कि अगर आप कोई प्रोडक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेस प्रोडक्शन करते हैं, या ऐसा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करें जो आउटसाइड जिसकी डिमांड है, अदर कंट्री में डिमांड है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। गवर्नमेंट ने उसमें टैक्स बेनिफिट्स दिए, टैक्स रिड्यूस कर दिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स में छूट दी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स हमारा एक्सपोर्ट हो सके, इंपोर्ट्स जहाँ रिक्वायरमेंट हो वो इंपोर्ट हो और मैक्सिमम हम एक्सपोर्ट्स करें। और इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट पॉलिसी थी उसको भी रिफॉर्म किया। फॉरेन करेंसी हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, फॉरेन करेंसी लोग एफडीआई के रूप में हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, फॉरेन करेंसी के रूप में हमारे पास पैसा किसी न किसी प्रकार से आए, जिससे हमारे पास फॉरेन करेंसी का स्टोर बढ़े और हम इससे हमारी जो नीड्स है, हमारी रिक्वायरमेंट से उसको हम फुलफिल कर सकें। इस तरीके से 1991 रिफॉर्म का ओवरऑल एक सिनेरियो अगर हम देखें एट प्रेजेंट तो उसके बहुत बेनिफिट मिले, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, रोड्स की बात हो, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट्स की बात करें, कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, आज इंटरनेट की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, ऑल ओवर इन ईच सेक्टर्स इसका एक बेटर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा और बहुत तेज़ी से इंडिया ने उसके बाद ग्रोथ किया है। और उसका हम आज ये हमारे सामने जो है प्रेजेंट जो दिख रहा है वो सब 1991 रिफॉर्म पॉलिसी का ही एक कहना चाहिए पिक्चर है, जो आगे उसके बेस पे ही हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी इसी आधार पे गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसियाँ डिसाइड कर रही है। तो हमने यहाँ पढ़ा 1991 रिफॉर्म क्या है, प्राइवेट लिबरलाइजेशंस क्या है, प्राइवेटाइजेशंस क्या है, ग्लोबलाइजेशंस क्या है। आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।